विद्यालय में ये दूसरी बार मेरा आना हुआ है। पिछली बार कॉन्वोकेशन में कुलपति साहब का आपके इस विश्वविद्यालय से तो एक विशेष संबंध है, क्योंकि इसके साधारण परिषद का सदस्य भी हूँ तो एक विशेष लगाव तो है ही। और साथ ही साथ हिंदी के प्रति जो स्नेह है, उसके चलते हिंदी और अटल जी के प्रति जो सम्मान है, तो ये दोनों ही आकर्षित करती है। और जो कुलगुरु का जो सहज व्यक्तित्व है, वो तो सबसे आकर्षणीय है। और इसलिए बहुत ही एक व्यस्तता का दिन था आज। अभी जिनका आपने नाम लिया, कैलाश सत्यार्थी जी, उनका एक कार्यक्रम है 4 बजे से। तो मैंने विशेष अनुरोध किया, अनुमति मांगी है कुलपति जी से कि मुझे पहले बुला ले और मैं ऑनलाइन, मुझे उनसे जुड़ना है। वो लोग सब इंतजार कर रहे हैं, लगातार संदेश भेज रहे हैं, लेकिन आपका आदेश था तो मैं मना नहीं कर सकता था। पटेल साहब ने फ़ोन किया कि देखिए सर आपको आना है, तो हिंदी विश्वविद्यालय में तो आना ही है। और एक ऐसा विषय भी था जिस पर कल हम सब ने देखा कि देश का पूरा नेतृत्व कल काशी में, और प्रदेश में भी बहुत बड़े कार्यक्रम हुए, जिसमें अब ये भी तय किया गया कि हर जिले में कार्यक्रम होगा। अब कुछ लोग, क्योंकि हम थोड़े मेरे ही बरादरी के लोग यानी कि मीडिया के लोग थोड़े नकारात्मक दृष्टिकोण से भी उसे देखते रहे कि भाई ये चुनाव के कारण हुआ है। नेताजी सुभाष बोस का जो होलोग्राम इंडिया गेट के पास लगी है, वो तो कोई बंगाल में चुनाव की वजह से नहीं लगी है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे जो वो सभी नेतृत्व, चाहे वो बौद्धिक नेतृत्व हो या राजनीतिक नेतृत्व हो, जिनको जो स्थान मिलना चाहिए था, या आध्यात्मिक नेतृत्व हो, जिनको किसी कारणवश भुला देने का एक प्रयास किया गया था, या जिनको जो है लोगों के जहन में वो है, लेकिन सरकारी मंचों में, पुस्तकों में, पाठ्यक्रमों से जिनको भुलाने का एक प्रयास किया गया था, उनको दोबारा अपना स्थान दिलाने का एक प्रयास हो रहा है। और उसी के अंतर्गत हमने देखा कि किस तरीके से आज उन सब के, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो नेताजी बोस हो, चाहे वो वीर सावरकर हो, सबको जो है जो जगह मिलनी चाहिए, ये स्वतंत्रता संग्राम या इस देश का आध्यात्मिक विरासत, ये कुछ परिवारों तक या कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं है। 138 करोड़ की आबादी की आकांक्षाएं, सपने, इसमें बहुत सारे प्रेरणा स्रोत शामिल हैं। उनको उनका उपयुक्त स्थान पाठ्यक्रमों में, हमारे जो बौद्धिक मंचों में मिलना चाहिए। और मुझे खुशी है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ने यह बीड़ा उठाया है, एक बहुत ही प्रासंगिक विषय पर ये आज ये संगोष्ठी की आयोजना है। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि ये तो अपनी जगह जरूरी है, लेकिन क्या हम मूर्ति स्थापित करके या संगोष्ठी कर कर, एक दिन हमने कार्यक्रम करके, क्या हमने अपना दायित्व का निर्वहन किया, या उन महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं? उन्होंने जब कहा कि व्यक्ति की पहचान कर्म से होनी चाहिए, तो क्या हम व्यक्ति को कर्म से पहचान रहे हैं, या उसके जाति से, या उसके भाषा से, या उसके आर्थिक स्थिति से? समाज में विषमताएं हैं, और लगातार संत रविदास जी, कबीरदास जी, और जितने भी उसके, स्वामी विवेकानंद, याद रखें कि स्वामी विवेकानंद जब केरल में गए थे, वहां उन्होंने जो छुआछूत देखी तो उन्होंने कहा था दिस इज द ल्यूनेटिक असाइलम ऑफ इंडिया।
ये भारत का पागल खाना है। इसी तरह गांधी जी ने कहा था कि छुआछूत जो है मानवता के खिलाफ एक अपराध है। वो बस्तियों में रहे और उनके हर आश्रम में नियम था कि तुम किसी भी जाति के हो लेकिन अपना पाखाना खुद साफ करना पड़ेगा, ये नियम था। उन सब ने जाति प्रथा के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ी। लेकिन ये जो कुछ विकृतियां हमारे समाज में आई वो इतनी गहरी जड़ें बिछा चुकी है कि उसमें समय लग रहा है, लेकिन उसको दूर करने की आवश्यकता है। आज राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसको दूर करने की, सामाजिक इच्छा शक्ति है, लोग एक बृहद पहचान चाहते हैं। इसलिए याद रखें वो प्रकरण, क्योंकि समय का अभाव है, सबको बोलना है, समय सीमित ही सबको आवंटित किया गया है, लेकिन वो प्रकरण है संत रविदास जी के जीवन में जहां उनका मतांतरण करने के लिए एक पीर बाबा को भेजा जाता है, लेकिन उनसे तर्क विमर्श करने के बाद वो पीर बाबा अपना मत बदल देते हैं, वो खुद जो है सनातनी बन जाते हैं। इसी प्रकार आगे चलकर हम सबके पूज्य बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान का निर्माता है, उन्होंने कहा कि मैं किसी विदेशी पंथ में मैं नहीं जाऊंगा, मैं भारतीय मूल में ही रहूंगा, भारत ही अधिष्ठान रहेगा मेरे मूल्यों का। इसलिए वो किसी विदेशी मजहब या पंथ परंपरा में वो नहीं गए, क्योंकि वो भारतीयता जो है वो इस जड़ों में थी। इसलिए इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन ये मात्र मैंने जैसे कहा बौद्धिक विमर्श से नहीं होगा, ये हम सबके जीवन में हमें आत्मसात करना पड़ेगा। मैं कई बार दिल्ली के मंचों में कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, खेम सिंह जी, मैंने नेहरू मेमोरियल में रख के कहा कि बहुत अच्छी बात है आप वाल्मीकि मंदिर में जाते हैं, वाल्मीकि जी को अपने मंदिरों में हम क्यों नहीं स्थापना कर लेते हैं, फिर अलग मंदिर की जरूरत ही क्या है? रविदास जी के लिए अलग मंदिर की क्या जरूरत है? हम अपने मंदिरों में स्थापित करें, सभी मंदिर एक, अलग अलग मंदिर क्यों? अलग अलग मंदिर की आवश्यकता ही नहीं है, सबका मंदिर एक। उस दिशा में केरल में श्री नारायण गुरु हुआ करते थे, बहुत बड़ा परिवर्तन वो लेके आए समाज में, और इस वजह से वहां आज भी आप देखेंगे कि वहां कट्टरपंथ कम है, जातिगत आधार पर सोच कम है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक ही जाति एक ही मनुष्य, ये उनका मंत्र था श्री नारायण गुरु का। और इसी तरीके से न जाने समाज में कितने क्रांतिकारी समाज सुधारक पैदा हुए, जिनका कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत जो है वो संत रविदास रहे। अपने सहज साधारण जीवन में जीते हुए उन्होंने समाज में जो अंधकार फैली हुई है उसमें प्रकाश लाने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन वो प्रासंगिक तब होगा जब हम उनके दिखाए हुए रास्ते को हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। हम वो भेदभाव अपने बच्चों के, अपने ये शुरू करना, वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, और ये भी हमें अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। ये सिर्फ मंचों पे बोलने से नहीं होगा, ये हमारे घर से हमको शुरू करना पड़ेगा। ये सरकारों का काम नहीं है, ये समाज का काम है। जब तक हम इसका बीड़ा सरकार पर छोड़ेंगे, राजनीतिक दलों पर छोड़ेंगे, तब तक जो है
कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देगा। ये समाज को जो है ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हमको ये जो कैंसर हम कई शताब्दियों से पाल रखा है हमने, ये अस्पृश्यता का, ये जातिवाद का, इसको हमें उठा के फेंकना होगा। तभी ये समाज एक होकर सोच पाएगा और अग्रसर हो पाएगा। ये विकृतियां हैं, ये थी नहीं हमारे समाज में। एक समय में कर्म के आधार पर ही इस समाज का निर्माण हुआ था, लेकिन बाद में यहां जो व्यवस्थाएं बनी और वहां भी शुद्ध रूप से निजी स्वार्थ को लेकर, इस सबको जो है आज जो हम राजनीति में देखते हैं, बाकी क्षेत्रों में देखते हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, किसी और के बच्चे ना बढ़े, तो ये काम सिर्फ मेरे बच्चे करेंगे। ये उस वक्त का एक तरह के उन्होंने, जिसको कहते हैं कि कैसे कब्जा किया जा सकता है अपने निजी फायदे के लिए, व्यापक समाज हित को छोड़कर, क्षमता को छोड़कर, काबिलियत को छोड़कर, रुझान को छोड़कर। आज हम जबरदस्ती बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की प्रयास करते हैं, उनका रुझान कुछ और बनने का है, लेकिन हम जबरदस्ती बनाते हैं। तो उसी तरीके से हमने जो है लोगों को, अपने बच्चों को, कि भाई हाँ हमारे बच्चों को ये मिलेगा। आज हम वही रुझान आज भी देखते हैं समाज में। मैं विश्वविद्यालय में हूं, मेरे बच्चों को भी इसी में ले लूं, मैं सरकारी नौकरी में हूं, उसमें मैं अपने बच्चों को ले लूं। वही निजी स्वार्थ को लेकर, चाहे मेरा बच्चा कितना भी जो है कमजोर ना है, उसका जो है क्षमता नहीं है, उसको किसी और क्षेत्र में भेजना चाहिए। मन मार के बच्चे कहते हैं कि जबरदस्ती हमको इस लाइन में लाया जा रहा है, लेकिन हम लाएंगे क्यों? क्योंकि हमको जो है नहीं, मेरे बाद इसको आगे इसको ले जाना है। वही सोच उस समय भी आ गया था और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि क्या विकृतियां आई। अब वो समय आ गया है कि हम अपने समाज से इन विकृतियों को दूर करें। और जब तक, क्योंकि आज भी ऐसी घटनाएं होती है जो बहुत पीड़ादायी है, बहुत दुखदायी है, और वो कम से कम सामाजिक समरसता के लिए शायद एक ही घटना घटती हो, लेकिन जिस तरीके से उसका प्रचार प्रसार होता है, और ये सोशल मीडिया के आने के बाद वो एक छोटी सी घटना को भी, ठीक है, छोटी घटना को भी भर्त्सना होनी चाहिए, मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन आज जब चाहे कोई भी घटना हो, आज हम कर्नाटक में देख रहे हैं, उससे क्या होता है, समाज में एक व्यापक जहर फैलती है, समाज में एक नफरत का बीज बोया जाता है। किसी एक व्यक्ति के गलती के कारण पूरे समाज में प्रदूषण फैलता है। पूरे समाज में एक व्यक्ति कहीं गलती करता है, लेकिन आज वो उस गांव तक सीमित नहीं रहता, उस छोटे से कस्बे तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे समाज में, देश में, यूट्यूब के जरिए, वीडियो के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए वो पूरी तरह फैल जाता है और मिर्च मसाला लगा के उसको फैला दिया जाता है, ताकि समाज में जो है नफरत फैले, समाज में विद्वेष फैले, ताकि उसमें कुछ लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक सके। शुद्ध रूप से इस सोच के चलते, इस सोच से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि यहां सवाल हमारे सामाजिक समरसता का है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का है। और ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता अपने निजी स्वार्थों से उठकर ही संभव है, और यही हमें जो है संत रविदास जी ने सिखाया है कि हम किस तरीके से इससे लड़ सकते हैं। और वो जो है, और कहीं ना कहीं जरा सोचिए, जब ये कर्म की बात करते हैं कि क्या प्रेरित नहीं थे वो कर्मयोगी कृष्ण से, जिन्होंने भी यही कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या जब पूरे देश में जब कृष्ण की पूजा होती है तो कोई ये तो नहीं सोचता है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी परिवार में, देश में कभी सोचा जाता है कि वो ओबीसी थे, मुझे नहीं लगता है। ये सब जो है राजनीतिक सोच के अंतर्गत हम सबके अंदर डाला गया कि ये जाति ओबीसी है, ये जाति वो है, ये है, ऐसा कभी पहले नहीं सोच हुआ करती थी। इस सोच को हमको बदलना है, और ये किसी राजनीतिक पहल से नहीं बदलेगी, ये बदलेगी तो हमें, आपको बदलना होगा, हमें घरों में अपने बच्चों के सोच को बदलना पड़ेगा। और जब हम अपने बच्चों का सोच बदलेंगे,
उनको हम क्षमता देंगे और कहेंगे कि सम्मान करो, कर्म का सम्मान करो, सम्मान करो, क्षमता का सम्मान करो, रंग मत देखो, रूप मत देखो। आज बांटने के कितने प्रयास हो रहे हैं। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से एक वक्तव्य दिया गया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के भैया लोग यहां नहीं आने चाहिए। क्या भारत एक राष्ट्र है? यहां इस तरह के होना चाहिए क्या? हम सबको आजादी है, हम तो कहते हैं कश्मीर में 370 खत्म करके क्या कहना चाहते हैं? भाई कोई अलग नहीं है, सबको उतनी ही सुविधा हर जगह मिलेगी। कश्मीरी बंधु इधर आएंगे, उनको वही सुविधा मिलेगी, हम वहां जाएंगे, हमको वही सुविधा मिलेगी। यही सोच पूरे देश में होना चाहिए। तो ये कहां से आ गया? ये कभी इस देश में सोच नहीं थी। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो रजनीकांत जो है, जो तमिलनाडु के सबसे बड़े नायक हैं, वो रजनीकांत जो है वो कोई तमिल भाषी नहीं है, वो मराठी हैं, शिवाजी राव गायकवाड़। लेकिन शिवाजी राव गायकवाड़ आज तमिलनाडु के, जिसे कहते हैं कि सबके हर दिल अजीज हैं, लोग मरते हैं उनके नाम पर। करुणानिधि वहां के जो मुख्यमंत्री रहे दीर्घकाल, वो आंध्र प्रदेश के हैं। और एमजी रामचंद्रन जो उनके सबसे बड़े हीरो रहे हैं, एमजीआर जिसको कहते हैं, वो केरल के रहे। और जयललिता, जिन पर फिल्म भी आपने देखी कंगना रनौत की हाल ही में, जयललिता कौन थी? जयललिता कर्नाटक की थी। जॉर्ज फर्नांडिस जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से चुनाव लड़के जो है जीता करते थे, वो किधर के थे? वो दक्षिण के थे। और दक्षिण से आके बिहार ने उनको स्वीकार किया। ये भारतीय मानसिकता है। कहीं कभी ऐसा सोचा नहीं कि कौन कहां से है। हमारे अपने मध्य प्रदेश के शरद यादव जो है वो बिहार में मधेपुरा से चुनाव जीतते हैं। तो ये जो सोच है कि ये इस इलाके का, ये बाहरी है, ये प्रवासी है, ये यहां का है, ये सब समाज को और देश को बांटने वाले का प्रयास है। हमको इस सब सोच से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम जो है उधर भी जाकर हम उसी क्षमता के साथ, मैं अक्सर डांट देता हूं, जो क्योंकि हिंदी विश्वविद्यालय में बात कर रहा हूं, तो मैं अक्सर डांट देता हूं जब कोई जो है कह देता है कि, मुझे कहता है कि सर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो कई लोग मजाक उड़ाते हैं, तो क्योंकि हम थोड़े बिहारी स्टाइल में बोलते हैं या बंगाली स्टाइल में बोलते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है। देखिए विदेशी भाषा है ना, वो हमारी भाषा तो है नहीं, हमारी मातृभाषा तो नहीं है, वो दूसरी भाषा है वो। तो मैंने कह दिया बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं, लेकिन तुम भी याद रखना, अगर कोई दक्षिण भारतीय व्यक्ति अगर हिंदी बोलने का प्रयास करता है तो उसको भी मजाक मत उड़ाना। तुम जैसे पड़ोसन में मजाक उड़ाते थे ना, वो वैसा मजाक मत उड़ाना, वो गलत है। कम से कम वो हमारी भाषा बोलने का प्रयास कर रहा है, हमको उसके उच्चारण में जाना नहीं चाहिए, उसके नियत में जाना चाहिए। तो इसी प्रकार हम अपने सोच को थोड़ा सा, दादा प्रणब दादा कैसे हिंदी बोलते थे, हिंदी या अंग्रेजी, लगता था बांग्ला बोल रहे, ऐसे ही लगता था, लेकिन कितना मीठा बोलते थे, आनंद आ जाता था उनको सुनकर। तो इसलिए हमको इन सब संकुचित संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर ही हम एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। हम जो कहते हैं ये है नया इंडिया, नया इंडिया ये कोई बिल्डिंग, सड़क, हाईवे वो नहीं है। नया इंडिया यानी नया सोच। अगर नया सोच नहीं है तो ये सारे बिल्डिंगें, ये सारी इमारतें, ये सारे हाईवे, सुपर हाईवे, बुलेट ट्रेन सब बेकार है। सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी संत रविदास जी के लिए। और मुझे विश्वास है कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम से युवा पीढ़ी को आप प्रेरित कर पाएंगे। पुनः मैं विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति और यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।